हेलो एवरीवन, बीपीएससी 101 में हम लोगों ने मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म। और इसमें हमने दो प्रिंसिपल को कवर कर लिया है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। आज हम बाकी के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, तो देखते हैं आज हम कितने प्रिंसिपल पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ये रहा हमारा टॉपिक, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। मार्क्स ने डेवलप किया है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू ताकि वो एक्सप्लेन कर सके एक्सप्लॉयटेशन इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। यानी मार्क्स जो अपनी थ्योरी देते हैं वो लिबरल कॉन्सेप्ट के क्रिटिक के तौर पे देते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए वो देते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। मार्क्स जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं थ्योरी ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट याद करो कौन थे? एडम स्मिथ, उनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन। ये सभी कौन थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जो कि फ्री मार्केट को प्रमोट करते हैं, जहाँ पे स्टेट का रोल मिनिमाइज कर दिया जाता है। तो इन्हीं के थ्योरी से इन्फ्लुएंस होते हैं मार्क्स, और वो देते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो मार्क्स क्या कहते हैं कि वैल्यू किसी भी कमोडिटी का डिटरमाइन होता है कि कितना अमाउंट ऑफ लेबर कंज्यूम हुआ है उसके प्रोडक्शन में। यानी मान लो आप कोई बिस्किट बना रहे हो तो उस बिस्किट का वैल्यू हम कैसे मापेंगे? वो हम मापेंगे कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ लेबर कंज्यूम हुआ है। ओके, यही कह रहे हैं मार्क्स। तो लेबर जो है वो एक कमोडिटी है, उन्हें खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है दूसरे कमोडिटी के तरह, है ना। हम क्या कर रहे हैं? लेबर को वेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या कर रहे हैं? उनको खरीद रहे हैं ना एज ए कमोडिटी, ताकि हम अपनी काम करवा सकें। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताई हूँ कि कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, है ना। इसीलिए बताया जा रहा है कि चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और कभी भी इनके एब्सेंस में दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूजलेस है। क्योंकि देखो मेन काम जो है वो किसका है? लेबर का काम है। तो जब तक लेबर ही नहीं होगा तो दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या ही रोल? दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योर है, और चौथा क्या है हमारा? लेबर है। तो लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का क्या काम जब लेबर ही नहीं होगा उस काम करने को? इसीलिए लैंड, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो ये सब जो है वो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है एप्लीकेशन है लेबर का इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जो कि इन्हें प्रोडक्टिव बनाता है। यानी लेबर अपने काम को करके किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिव बना रहे हैं। तो अगर लेबर का एब्सेंस हो जाएगा तो दे आर स्टेराइल, कोई काम का नहीं वो। तो अगर वेज पेड किया जाएगा इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू क्रिएटेड बाय लेबरर, देन देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन। यानी अगर हम देखेंगे कि कोई भी लेबर कितना वैल्यू का काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उनको पैसे देंगे तब जाके कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। लेकिन ये केस नहीं था कैपिटलिज्म में। जितनी लेबर अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं काम करने में, उतना ज़्यादा उसको वेज मिलता ही नहीं था। मैं आपको बताई थी कि उन्हें वेज बस इतना ही दिया जाता था ताकि वो अपना और अपनी फैमिली का गुजारा कर सके, ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई हो सके लेबर का, है ना। अगर उनको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा तो वो दूसरे दिन क्यों आएंगे काम करने को लेके, है ना। नहीं आएंगे वो काम करने। इसीलिए उन्हें कम पैसे दिए जाते थे और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो लेबर जो है वो यूनिक है इस सेंस में, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं, और इतनी वैल्यू क्रिएट कर दे रहे हैं जितनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि लेबर इज यूनिक इन द सेंस दैट इट क्रिएट्स मोर वैल्यू देन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स मेंटेनेंस। यानी मेंटेनेंस के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके लेबर दे रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? वैल्यू क्रिएटेड बाय द वर्कर एंड वैल्यू पेड टू द वर्कर एज वेज। इन्हीं का जो डिफरेंस है वो बताता है प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट। यानी कि कोई भी लेबर कितने वैल्यू का काम कर रहा है
और उनको कितनी वैल्यू मिल रही है एज ए वेज, है ना, सैलरी के तौर पे। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो पता चलेगा कि क्या है उनका सरप्लस वैल्यू, या फिर जिसे हम प्रॉफिट कहेंगे कैपिटलिस्ट क्लास का। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि मान लो कि कोई भी वर्कर एक वैल्यू क्रिएट करता है 25,000 रुपये का इन ए मंथ, एक महीने में 25,000 का वैल्यू का काम करता है कोई भी वर्कर, और उन्हें हम 15,000 ही सैलरी देते हैं, 15,000 वेज। बचा कितना? 25,000 में अगर हम 15,000 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 10,000। ये डिफरेंस निकला, यानी वैल्यू कितना क्रिएट किया? 25,000 का, और हम पेड कितना वैल्यू कर रहे हैं? 15,000। दोनों का डिफरेंस 10,000। यही है प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट। ओके, तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंगे कि डिफरेंस कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। तो वर्कर जो है वो हमेशा ही क्रिएट करते हैं ज़्यादा वैल्यू जितना कि उनको पेड किया जाता है, यानी अपने पेमेंट से ज़्यादा का वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं वर्कर। और जो भी सरप्लस वैल्यू वर्कर क्रिएट कर रहा है उसी को हम प्रॉफिट कह देते हैं बुर्जुआ का। बुर्जुआ यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास। इसी को डिफेंड करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्योंकि यहाँ से क्या होता है? कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, यानी जो ज़्यादा पैसा बच जाएगा, जैसे कि ये 10,000 रुपया एक्स्ट्रा बच जो गया कैपिटलिस्ट क्लास के पास, ये उनका प्रॉफिट था। प्रॉफिट मीन्स वेल्थ एक्यूमुलेशन, कैपिटल एक्यूमुलेट करके वो रख लिए। अब ये जो 10,000 रुपया बचा, इसको वो फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं नए इंडस्ट्री में और इंटरप्राइजेज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी देखने को मिले। इसी को इकोनॉमी के टर्म में ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, यानी कि ये 10,000 रुपये जो बच गया वो कैपिटलिस्ट क्लास क्या कर रहे हैं, अब इस 10,000 को वापस से इन्वेस्ट करेंगे ताकि नई फैक्ट्री लगाए और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन मार्क्सिस्ट के लिए ये एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर का, जिसे एबॉलिस्ट कर देनी चाहिए। यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इसको ग्रोथ के टर्म में देख रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि नेशन का ग्रोथ हो, प्रोस्पेरिटी आए। लेकिन मार्क्सिस्ट जो है वो वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि आप किसी को एक्सप्लॉइट करके ये वेल्थ को एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। इसीलिए मार्क्सिस्ट चाहते हैं कि आप यहाँ पे वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन देखो, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को एबॉलिश करो। ओके, अब आगे क्या हो रहा है कि जैसे ही कैपिटलिज्म का ग्रोथ होने लगा और कंपटीशन बढ़ने लगा, वेज जो वर्कर का है वो कंटिन्यू फॉल होते रहा और एक ऐसा स्टेज पे आके पहुंच गया जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ अपना गुजारा ही कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप ऐसे समझो कि देखो, कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में जब कभी भी, तो क्या होगा? फैक्ट्री इंक्रीज होंगे, लेकिन वर्कर का जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है ना, तो उस फैक्ट्री में उन्हीं वर्कर को रखा जाएगा जो कम सैलरी में काम करने को रेडी हो जाए। अब क्या करेंगे ये वर्कर? उनको तो अपना गुजारा करना है, तो जितनी भी सैलरी उनको मिलेगी वो तैयार हो जाएंगे कि ठीक है हम काम करेंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, कंपटीशन तो बढ़ रहा है लेकिन वर्कर का वेज जो है वो कंटिन्यूसली फॉल करता ही जा रहा है, और एक ऐसे स्टेज तक वो फॉल कर गया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना गुजारा ही कर पा रहे हैं, बाकी उनके पास कुछ पैसा बच नहीं रहा है। तो सब्सिस्टेंस वेज जो होता है ये मिनिमम पॉसिबल वेज होता है, और ये वेज जो है इसको और फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा तो फिर क्या ही फायदा है काम करने का। तो ये एक ऐसा मिनिमम अमाउंट है जिसपे वर्कर रेडी हो जाते हैं काम करने के लिए। तो मिनिमम पॉसिबल वेज फॉर द सर्वाइवल एंड परपिचुएशन ऑफ द लेबर फोर्स, यानी कि ये मिनिमम पॉसिबल वेज कौन सा वेज है? जिसपे उनका गुजारा हो जाए, सर्वाइवल हो जाए और लेबर फोर्स काम भी करता रहे, है ना। तो ये वेज को इतना ज़्यादा मिनिमाइज कर देते हैं। तो कट थ्रोट कंपटीशन जो कैपिटलिज्म में है वो डिटेरियोरेशन करता है प्रोलेटेरिएट क्लास का, यानी कि सिंपली कंपटीशन तो बढ़ा लेकिन वेज घट रहा है, और प्रोलेटेरिएट यानी कि जो हमारा वर्कर क्लास है उनका लाइफ डिस्ट्रॉय होता ही जा रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है। तो ये इंटेंसिफाई करता है क्लास स्ट्रगल को और इवेंचुअली लीड्स टू रिवॉल्यूशन, यानी क्लास स्ट्रगल जो है वो यहाँ से क्या हुआ और स्ट्रांग होगा और फाइनली जाके
रिवॉल्यूशन आएगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। शॉर्ट में ये है कि लेबर अपने वैल्यू से कम पैसे गेन करता है कैपिटलिस्ट क्लास से, और एक्चुअली में उसका क्या वैल्यू है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल देंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा कैपिटलिस्ट क्लास का। तो बच जो गया प्रॉफिट, वही है सरप्लस वैल्यू। इसी चीज को समझाते हैं कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में। अगला कॉन्सेप्ट है क्लास स्ट्रगल का। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री जो है किसी भी सोसाइटी का, वो हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल है। जैसा कि मैं आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में बताई थी कि कैसे कैसे स्टेज का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्लेवरी सिस्टम बना, फिर फ्यूडल सिस्टम आया, फिर कैपिटलिस्ट क्लास आया। वही कह रहे हैं कि ये जो हिस्ट्री है ना, ये क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। हम देखते हैं इस हिस्ट्री में कि कैसे दो क्लास इमर्ज हो गया और एक क्लास डोमिनेट करता है दूसरे क्लास पे। तो सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव कम्युनिस्ट स्टेज को छोड़ के जितनी भी हिस्टोरिकल एज है, वो सभी में हमें क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है, जिसमें डोमिनेंट और डिपेंडेंट क्लास देखने को मिल रहे हैं, जिसने हमने हैव क्लास और हैव नॉट क्लास कहा है। एक डोमिनेट कर रहा है और दूसरा क्लास जो है वो उस डोमिनेट क्लास पे डिपेंड कर रहा है। यही एंटागोनिज्म जो है वो काउज्ड होता है क्लास कॉन्ट्राडिक्शन से, और रिजल्ट क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन बाय द प्रॉपर्टी ओइंग क्लास ऑफ द प्रॉपर्टी लेस क्लास। यानी जिसके पास प्रॉपर्टी है वो डोमिनेंट क्लास, हैव क्लास, और ये क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रॉपर्टी लेस क्लास को, यानी हैव नॉट क्लास को, जो कि डिपेंडेंट है। तो थ्रू आउट हिस्ट्री देयर हैव बीन टू कंटेंडिंग क्लासेस इन एवरी एपॉक। यानी हिस्ट्री के हर स्टेज में एक्सेप्ट प्रिमिटिव कम्युनिस्ट स्टेज हमें ये क्लास स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। तो स्लेवरी सिस्टम में मास्टर्स और स्लेव का कॉन्सेप्ट था, फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड और पीसेंट का कॉन्सेप्ट था, कैपिटलिज्म में बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट का कॉन्सेप्ट था। तो ये सभी क्या है, दो क्लास ही तो है, एक डोमिनेंट क्लास, दूसरे डिपेंडेंट क्लास। तो मास्टर, फ्यूडल लॉर्ड एंड बुर्जुआ, ये सभी जो थे वो ऑनर थे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर होंगे तो वो डोमिनेंट क्लास बनेंगे, वो डोमिनेट करेंगे। लेकिन स्लेव्स, पीसेंट एंड प्रोलेटेरिएट जो कि प्रोडक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं, यानी प्रोडक्शन का असली काम जो है वो स्लेव, पीसेंट, ये सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रोड्यूस है, इनका जो भी उत्पादन करके वो दे रहे हैं, वो किसको दे रहे हैं, वो सभी एक्सप्लॉइटर को दे रहे हैं। और एक्सप्लॉइटर कौन, एक्सप्लॉइटर हैं बुर्जुआ, फ्यूडल लॉर्ड एंड मास्टर्स। और रिटर्न में इन्हें क्या मिल रहा है, जस्ट इतना ही मिल रहा है कि वो सरवाइव कर पाए। तो बाय वर्च्यू ऑफ द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी ओइंग क्लास एक्सप्लॉइट प्रॉपर्टी लेस क्लास। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप के वजह से ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ओइंग क्लास जो है वो प्रॉपर्टी लेस क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मेन सोर्स और काउज जो क्लास स्ट्रगल का है वो यही है। ठीक है, और मार्क्स का कहना है कि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज या रीअप्रोचमेंट पॉसिबल नहीं है इस कंटेंडिंग क्लास में, और ये कॉन्ट्राडिक्शन को आप तभी रिजॉल्व कर पाओगे जब ये एक्सप्लॉइटिंग क्लास को एनिहिलेट कर दिया जाएगा, यानी ये क्लास को ही खत्म करोगे तभी जाके ये रिजॉल्व होगा, इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा। तो हर इपॉक में, एवरी एपॉक, यानी हर एक स्टेज में इसको खत्म करने का बस एक ही तरीका है कि इस क्लास को आप खत्म कर दो, इस क्लास को ही हटा दो। आई होप आप क्लास स्ट्रगल को समझे होंगे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रिवॉल्यूशन का। क्लास स्ट्रगल जो था वही रास्ता तैयार करता है रिवॉल्यूशन का, क्योंकि क्लास स्ट्रगल जो है वो इम्परसिप्टेबल है, लेकिन रिवॉल्यूशन जो है वो परसिप्टेबल है। अब यहाँ पे दो वर्ड आया, इम्परसिप्टेबल और परसिप्टेबल। परसिप्टेबल का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, तो इम्परसिप्टेबल जस्ट अपोजिट, जिसे हम फील नहीं कर सकते ना देख सकते हैं। तो मार्क्स भी वही कहना चाह रहे हैं कि क्लास स्ट्रगल जो है उसको आप फील और देख नहीं पाओगे, लेकिन रिवॉल्यूशन को आप देख सकते हो। तो इंटेंसिफिकेशन जो क्लास स्ट्रगल का है वही रास्ता तैयार कर रहा है रिवॉल्यूशन का। यानी जैसे जैसे क्लास स्ट्रगल इंटेंसिफाई होता गया, यानी जैसे जैसे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता गया, वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन के और करीब जा रहे हैं। तो क्लास स्ट्रगल जो है वो लॉन्ग ड्रॉन अफेयर है, यानी
काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन रिवॉल्यूशन जो होगा वो शॉर्ट होगा, स्विफ्ट होगा और वायलेंट होगा। ओके, तो मार्क्स के वर्ड में रिवॉल्यूशन इज द इंडिस्पेंसेबल मिडवाइफ ऑफ सोशल चेंज, यानी रिवॉल्यूशन ला के ही आप समाज में चेंजेस ला सकते हो। तो ट्रांजिशन जो है वन हिस्टोरिकल स्टेज से अनदर का, ये आता है थ्रू रिवॉल्यूशन। जैसे कि हमने देखा था फ्यूडल लॉर्ड का सिस्टम को रिवॉल्यूशन लाके क्या किया गया, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को स्टैब्लिश किया गया। यानी बेसिकली आया तो लिबरल कॉन्सेप्ट था, लेकिन लिबरल कॉन्सेप्ट ही कैपिटलिस्ट क्लास को प्रमोट करने लगा। ओके, तो जब कभी भी सोसाइटी में हमें किसी स्टेज में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन होगा, तो वो रिवॉल्यूशन के थ्रू ही आता है। जैसे कि फ्यूडल रिवॉल्यूशन जो है वो खत्म कर दिया स्लेवरी सिस्टम को, और बुर्जुआ रिवॉल्यूशन जो है वो खत्म कर दिया फ्यूडलिज्म को, और सिमिलरली प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन जो होगा वो खत्म करेगा कैपिटलिज्म को। यही कह रहे हैं मार्क्स कि रिवॉल्यूशन आएगा तभी सोशल चेंज होगा। तो एनी एपॉक मेकिंग सोशल चेंज इज ऑलवेज ब्राउट अबाउट बाय रिवॉल्यूशन। तो कभी भी सोशल चेंज सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्यूशन से ही आएगा। तो रिवॉल्यूशन अकर तभी होता है व्हेन देयर इज इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द मीन्स ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी दोनों में मेल नहीं बैठेगा, यानी दोनों एक दूसरे से डिफर करने लगेंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, तब जाके आएगा रिवॉल्यूशन। और इसको रिजॉल्व करने के लिए रिवॉल्यूशन आएगा ही, जो कि चेंजेस लाएगा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में और सुपर स्ट्रक्चर में, तब जाके ये बनेगा कॉम्पिटेबल। यानी इनकॉम्पिटेबिलिटी जो आया था उसको आपको हटाने के लिए रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, तब जाके ये कॉम्पिटेबल बनेगा फोर्सेस में और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो चेंजेस लाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, ऐसा हमने देखा था, है ना। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया तो वो प्रोडक्शन में हेल्प किया। याद करो वो एग्जाम्पल मैं आपको बताई थी कि जैसे हिस्ट्री स्टार्ट ही हुआ था तो उस टाइम पे हंटिंग कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे, और धीरे धीरे करके जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होता गया हमने नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करके प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा तो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस लाएंगे। और एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हैंड मिल जो है वो हमें ऐसा सोसाइटी दिए जहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड थे, और स्टीम मिल जो है वो हमें इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं। तो हैंड मिल के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी था उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था, फ्यूडल लॉर्ड, और स्टीम मिल के टाइम पे कौन रूल कर रहा था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का डिफरेंस देखने को मिल गया। तो प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन जो है वो लास्ट रिवॉल्यूशन होगा किसी भी हिस्ट्री में। रिवॉल्यूशन अकर होगा इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए, और रिवॉल्यूशन जो होगा वो आगे नहीं होगा क्योंकि सोसाइटी में कॉन्ट्राडिक्शन बचेगा ही नहीं, इसीलिए इसे लास्ट रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। तो प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन के बाद देयर विल नॉट बी एनी फर्दर रिवॉल्यूशन, क्योंकि कोई कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा ही नहीं। इसीलिए रिवॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरह से मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाए, और तब जाके रिवॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे आप रिवॉल्यूशन को ना ही एडवांस कर सकते हो ना ही पोस्टपोन कर सकते हो, है ना। तो ये कब अकर होगा, जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरह से मैच्योर हो जाए और मैच ना करने लगे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से। तो मिसमैच आएगा तो ऑब्वियसली है रिवॉल्यूशन लाएगा, और रिवॉल्यूशन आएगा तो वो इस मिसमैच को खत्म कर देगा। तो सीक्वेंस और डायरेक्शन जो सोशल इवोल्यूशन का है वो नहीं बदल सकता। नो स्टेज कैन ओवरलीप अनदर स्टेज, यानी कोई भी जंप करके आप दूसरे स्टेज में ऐसे ही नहीं पहुंच जाओगे। कोई भी स्टेज जो है वो शॉर्ट सर्किटेड नहीं होता। जैसे कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो है उनसे आया स्लेवरी सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम जो है वो लाया फ्यूडलिज्म, और फ्यूडलिज्म से आया कैपिटलिज्म। उसी तरीके से अब यहाँ पे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आएगा, यानी कि वर्कर क्लास का रूल आएगा, और इसी को हम सोशलिज्म कहेंगे। जब वर्कर क्लास रिवॉल्ट करके अपना डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश करेंगे उसी स्टेज को हम सोशलिज्म कहेंगे, और ये जो है वो कैपिटलिज्म को सक्सीड करेगा। यानी कैपिटलिज्म से कन्वर्ट होके हम कहाँ पहुंच जाएंगे,
सोशलिज्म में यही होगा अल्टीमेट स्टेज ऑफ सोशल इवोल्यूशन, और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जो है वो लाएगा स्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि सोशलिज्म से हम धीरे धीरे करके कम्युनिज्म में कन्वर्ट कर जाएंगे। कम्युनिज्म ऐसा स्टेज है जहां पे क्लासलेस सोसाइटी को हम स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। आई होप आप रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का। यह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट और कम्युनिज्म को अच्छे से बता दूंगी। फिर जाके हमारा प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सॉरी आज पूरा प्रिंसिपल मैं कवर नहीं कर पाई टाइम कॉन्स्टेंट के वजह से, लेकिन पक्का है कि मैं इसे कवर करा दूंगी अगले वीडियो में। उसके बाद फिर हमारा बच जाएगा थ्योरी ऑफ एलिनिएशन एंड थ्योरी ऑफ फ्रीडम एंड क्रिटिकल अप्राइजल। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से कवर कर लेंगे, भले ही पार्ट वाइज में डिवाइड करके बता रही हूँ, पर हर चीज़ अच्छे से बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।